हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का वोल्केनो आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इस लेक्चर की तो ये हमारा द हिंदू का डिस्कशन लेक्चर है, जिसके अंदर हम द हिंदू न्यूज़पेपर की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं, हमारे एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से जो इम्पोर्टेंट हैं, उनका यहाँ पे हम एनालाइज करते हैं। उसके रिगार्डिंग में जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसके बारे में हम बात करते हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें प्रीवियस लेक्चर की तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने आपसे डिस्कस किया था सोशल ऑडिट के बारे में। हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था सोशल ऑडिट के बारे में कि कौन सा ऐसा कंट्री हमारा स्टेट है जिसके अंदर में जो सोशल ऑडिट का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया है। तो हमने आपको हिंट भी दिया था कि नॉर्थ ईस्ट का वो स्टेट है, नॉर्थ ईस्ट का वो स्टेट है स्टूडेंट्स मेघालय नाम का जो स्टेट है, जो मेघालय नाम का जो स्टेट है वो पहला स्टेट बना जिसने सोशल ऑडिट का जो कॉन्सेप्ट है उसे यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया। मेघालय के द्वारा जो सोशल ऑडिट है वो इम्प्लीमेंट किया गया था 2017 के समय में। 2017 के समय में मेघालय के द्वारा सोशल ऑडिट को इम्प्लीमेंट किया गया। इन द मनरेगा के जो वर्क होते हैं उसके अंदर में इस सोशल ऑडिट के कॉन्सेप्ट को यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया था। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें मेघालय स्टेट के बारे में, मेघालय स्टेट के बारे में आपको सबसे पहले तो ये बात पता होनी चाहिए कि मेघालय का जो स्टेटहुड है वो कब मिला। आप देखिए कि हमारे यहाँ पे 14 स्टेट एंड 6 यूनियन टेरिटरी हुआ करते थे एट द टाइम ऑफ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया जो आफ्टर द फजल अली कमीशन के बाद में, जो 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है, जिसके थ्रू आपको जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है वो देखने के लिए मिलता है। और उस समय में 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरी आपको एग्जिस्टेंस में मिलती हैं। स्टूडेंट्स, उसके बाद में यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है वो चेंज होती है अलग अलग रीजन्स से। जो स्टेटहुड की जो डिमांड है वो यहाँ पे इंक्रीज होती है, तो वो आपको देखने के लिए मिलता है। नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो फर्स्ट चेंज है वो आपको नागालैंड का जो क्रिएशन है, जो नागालैंड का जो क्रिएशन है वो फर्स्ट चेंज आपको 1962-63 के समय देखने के लिए मिलता है कि नागालैंड के द्वारा यहाँ पे डिमांड की जाती है कि हमारे को जो स्टेटहुड है वो बेसिकली प्रोवाइड किया जाए। अगर हम बात करें नागालैंड के इस मूवमेंट की, तो नागालैंड का मूवमेंट तो एक सेपरेट कंट्री के बारे में था कि हमको कंप्लीट ऑटोनॉमी और सेपरेट कंट्री का जो स्टेटस है वो ग्रांट किया जाए। बट 1962 में हमारी गवर्नमेंट ने उनकी जो डिमांड है उसको यहाँ पे रिकॉग्नाइज करते हुए उनको स्टेटहुड है वो उनको दिया गया उस समय में। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें जो मेजर चेंज नॉर्थ ईस्ट में आपको देखने के लिए मिलता है, मेजर चेंज जो आपको नॉर्थ ईस्ट में देखने के लिए मिलता है वो 1972 का जो समय है उस समय में आपको देखने के लिए मिलेगा। 1972 के समय में नॉर्थ ईस्ट के जो है हमारे बेसिकली ये जो स्टेट्स हैं, इसके अंदर जो सबसे फारेस्ट के अंदर में ये 4 स्टेट यहाँ पे आते हैं। तो सबसे टॉप के ऊपर जो स्टेट है वो है अरुणाचल प्रदेश और सबसे बॉटम के अंदर जो स्टेट है वो है मिजोरम। इन सभी स्टेट्स को छोड़ के जो हमारे त्रिपुरा है, जो हमारा मेघालय है, इसके अलावा मणिपुर है, ये 3 स्टेट हैं उनको स्टेटहुड दे दिया गया। और अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को यहाँ पे जो यूनियन टेरिटरी का जो स्टेटस है वो दिया गया। स्टूडेंट्स, 1987 के समय में 1987 जब गोवा को यहाँ पे स्टेटहुड जब दिया गया था तो उसी समय में अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को भी यहाँ पे स्टेटहुड उसके साथ में यहाँ पे ग्रांट किया गया। तो आप देखें कि 1987 में फिर नॉर्थ ईस्ट के जो और स्टेट्स हैं जिनको यहाँ पे स्टेटहुड का जो स्टेटस है वो ग्रांट किया गया है। तो स्टूडेंट्स, ये हमने सोशल ऑडिट के बारे में देखा। सोशल ऑडिट जो बेसिकली मेघालय के द्वारा यहाँ पे स्टार्ट किया गया है। मेघालय के द्वारा जो सोशल ऑडिट का जो कॉन्सेप्ट है वो नरेगा के वर्क्स हैं उनके अंदर आपको देखने के लिए मिलता है। एमजी नरेगा के अंदर जो भी कोई वर्क है वो बेसिकली आपको यहाँ पे सोशल ऑडिट का एनालाइज करके लोगों से कंसल्ट करते हुए फिर उस काम को यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाता है मेघालय के अंदर। स्टूडेंट्स, आपको एमजी नरेगा के बारे में भी पता होना चाहिए कि रोज़गार देने के रिगार्डिंग हमारा एक प्रोग्राम है, बट उसके कुछ कंसर्न्स भी हैं। एमजी नरेगा के कुछ कंसर्न्स ये हैं, एमजी नरेगा के कुछ कंसर्न्स क्या हैं स्टूडेंट्स। एक तो आपको इसमें जो वर्क है एमजी नरेगा के अंदर, अगर आपको कोई भी काम चाहिए तो उसके लिए आपको स्किल नहीं चाहिए, कोई भी आपको स्किल नहीं होनी चाहिए। ऐसा कोई यहाँ पे डिमांड नहीं है, कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है। आप गांव के अंदर बिलोंग करते हो, आप अपने को आपको रजिस्टर करवाइए मनरेगा के वर्क के लिए, और आपके जो सरपंच हैं या जो ब्लॉक लेवल पे जो ऑफिसर हैं उनके द्वारा जो वर्क है वो अलॉट किया जाता है। इनिशियल डेज में 100 डेज का जो वर्क है वो गारंटी वर्क आपको दिया जाता था, बाद में इसको चेंज किया गया।
120 डेज का जो यहाँ पे वर्क है वो यहाँ पे गारंटी वर्क आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो स्किल नहीं चाहिए, स्किल यहाँ पे नहीं होती है, अनस्किल लेबर को यूज किया जाता है। तो एक सबसे बड़ा कंसर्न है मनरेगा का। उसके बाद में स्टूडेंट्स आपको 2015 के समय में गवर्नमेंट के द्वारा इसी वजह से जो स्किल इंडिया मिशन है वो चलाया गया, जिससे कि स्किल इंडिया के थ्रू एक तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, सर्टिफिकेट को आप यूज करते हुए आप बाहर किसी भी कंट्री में उस वर्क को आप कर सकते हो कि मेरे पास ये बेसिकली स्किल है, ये मेरा ऑन पेपर रिकॉर्ड है। तो वो आपको यहाँ पे कुछ बेनिफिट हैं। इस वजह से स्किल इंडिया जो मिशन है वो चलाया गया, जिससे हमारे जो कंट्री की जो ऐसे जो लोग हैं जो लेबर सेक्शन से बिलोंग करते हैं उनको बेसिकली कुछ स्किल दे दी जाए और वो यहाँ पे वर्क कर सकें। स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये बेसिकली डिस्कशन हुआ प्रीवियस लेक्चर का। हम आपसे यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछते हैं और अगर आपको क्वेश्चन ना आता हो तो गूगल कीजिए, गूगल करके बाद में कमेंट कर सकते हो। अगर गूगल भी नहीं करना चाहते, आपको आता है तो आप कमेंट कीजिए, और अगर आप कमेंट नहीं भी करना चाहते, नहीं भी लिखना चाहते कि बेसिकली वो क्या है, तो आप अपना जो रजिस्टर है वहाँ कहीं पे भी नोट डाउन ज़रूर कीजिए। और आप जब भी रीड करने के लिए बैठो ना, तो बेसिकली आप अपना जो A4 शीट्स का वो बंडल जो होता है, जो बेसिकली पैड के ऊपर लिख के और पेन लेके बैठा कीजिए। जब भी ये न्यूज़पेपर का डिस्कशन देखो तो कुछ ना कुछ लिखने की कोशिश किया कीजिए। उससे आपको क्या होगा कि आपका जो रिवीजन है उसके अंदर हेल्प मिलेगी। जैसे आप देखिए कि अब हमने MG नरेगा के बारे में देखा, तो आप MG नरेगा मेघालय को बस जस्ट एज ए नोट डाउन किया। और वैसे भी आप ब्यूरोक्रेसी का पार्ट होने वाले हो इस सिविल सर्विस के एग्ज़ाम को क्लियर करके। ब्यूरोक्रेसी तो हमेशा पेन एंड पेपर के अंदर ही बिलीव करती है, उसके द्वारा कंटिन्यू यहाँ पे पॉलिसी मेकिंग है, रीडिंग राइटिंग फैक्ट्स हुए, आपको पता होनी चाहिए ये सब चीज़ें। तो स्टूडेंट्स, आपका होमवर्क ये है, एक ऑर्गेनाइजेशन है NTCA और एक ऑर्गेनाइजेशन है वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। तो ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन कब यहाँ पे एग्जिस्टेंस में आए, क्या इनका कंपोजिशन है, कौन इनका हेड होता है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में आपको जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट लगे वो लिखना है। 2 से 4 या 10 से 20 वर्ड के जो फैक्ट होते हैं जो आपको याद करने हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तो ज़रूर आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिखना स्टूडेंट्स, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एंड वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। दोनों ऑर्गेनाइजेशंस का इंपॉर्टेंस ये है कि इसको टाइगर का एस्टिमेशन के अंदर देखा जाता है। अभी जो चीताज का ट्रांसलोकेट किया गया उस समय भी NTCA को देखा गया। वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल के द्वारा यहाँ पे एनिमल्स की जो ट्रैफिकिंग है वो रोकी जाती है। तो आपके लिए तो मेन इम्पोर्टेंट ये है कि आप किसी भी इंस्टीट्यूशन को जब आप रीड करो तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए वहाँ का जो लीगल बैकिंग क्या है, क्या किसी एक्ट के थ्रू इस कॉन्स्टिट्यूशन को इस्टेब्लिश किया गया है, क्या ये नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है या क्या है उसका एग्जिस्टेंस। तो सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन या कभी भी आप रीड करो तो इस तरीके से आपका होना चाहिए। उसके बाद में आप उसके कंपोजिशन में जाइए, उसके ऑब्जेक्टिव, उसका एम क्या है, किस तरीके से यहाँ पे वर्क करता है, उन सब के बारे में आपको डिस्कस करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, आज का जो डिस्कशन है वो स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें आज के डिस्कशन की, तो स्टूडेंट्स आज बेसिकली संडे का न्यूज़पेपर है, तो संडे के दिन आपको देखने के लिए मिलता है कि एडिटोरियल्स तो होते नहीं हैं, बट साइंस के क्वेश्चंस आपको ज़रूर, साइंस के 1-2 टॉपिक ज़रूर मेंशन किए जाते हैं। इसके अलावा संडे के दिन जो द हिंदू के न्यूज़पेपर के अंदर आपको एक चीज़ और देखने के लिए मिलती है कि हमारे वीकली कुछ यहाँ पे न्यूज़ रही हैं, तो उनका यहाँ पे जो एनालिसिस है वो यहाँ आपको देखने के लिए मिलेगा। 2 से 3 दिन पहले हमने डिस्कस किया था कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का एक सिटी है जिसके द्वारा कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को रोकने की बात की गई है। तो उससे रिगार्डिंग में आपको यहाँ पे एक रिपोर्ट है वो देखने के लिए मिलेगी आज के न्यूज़पेपर के अंदर में। हमने तो कुछ दिन पहले जो इंडिया के द्वारा जो पे नाउ के साथ में जो टाई अप हुआ है, जिससे पर्सन टू पर्सन रियल टाइम जो ट्रांजैक्शन है वो कर सकें फाइनेंशियल सेक्टर में, तो उसकी न्यूज़ भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी। तो संडे के दिन द हिंदू के द्वारा अभी पिछले 1-2 साल से ये स्टार्ट किया गया है कि जो कंप्लीट न्यूज़ होती हैं, कुछ छोटी छोटी ऐसी न्यूज़ हैं, उनको यहाँ पे डिटेल के अंदर एनालाइज किया जाता है या उनकी फिर से जो रिपोर्टिंग है वो देखने के लिए मिलती है। संडे को एक मैगजीन भी आती है न्यूज़पेपर के साथ में। न्यूज़पेपर की जो मैगजीन है, हो सकता है कि हमारी UPSC के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट ना हो, उसके अंदर कुछ ऐसा ना देखने के लिए मिले, बट मैगजीन वैसे अगर आप अपना अगर अच्छे से संडे को आप रिलैक्स करना चाहते हो थोड़ा बहुत, तो उस मैगजीन्स को रीड किया कीजिए। उसमें काफ़ी जो नई नई बुक्स हैं, जो नई नई किताबें आ रही हैं, उनके बारे में मेंशन होता है। उस मैगजीन में मेंशन होता है
कोई जो नई जैसे वो पटनायक साहब हैं जिनके द्वारा बेसिकली स्पिरिचुअल सेक्टर के अंदर कुछ ना कुछ लिखा जाता है। तो ऐसे और कुछ छोटी छोटी स्टोरियाँ आपको देखने के लिए मिलेंगी मैगजीन के अंदर। संडे की मैगजीन काफ़ी अच्छी आती है द हिंदू की। तो आज का जो डिस्कशन है उसे स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। ये कुछ ज़्यादा ही वो हमने डिस्कस कर लिया अभी इन सब के बारे में। तो आज का डिस्कशन अगर करें, फर्स्ट टॉपिक की बात करें, जर्मन जो चांसलर हैं वो इंडिया के अंदर विजिट के लिए आए हैं, डिप्लोमेटिक विजिट है। तो इस विजिट के समय में इंडिया और जर्मनी के जो रिलेशंस हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। जब भी जर्मनी के जो चांसलर इंडिया के साथ में मिलते हैं, जर्मनी के जो चांसलर हैं इंडिया के साथ में मिलते हैं, तो आपको हमेशा एक न्यूज़ आपको देखने के लिए मिलती है, वो मिलती है G4 की। G4 क्या है? G4 एक 4 कंट्रीज का ग्रुप है। ये 4 कंट्री कौन कौन से हैं? जर्मनी खुद है, जर्मनी है, इंडिया है, जर्मनी है, इंडिया है, जापान है, और जो ब्राज़ील नाम का जो कंट्री है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। तो जर्मनी, इंडिया, जापान और ब्राज़ील, ये 4 कंट्रीज़ का ग्रुप है। इस 4 कंट्रीज़ के ग्रुप के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा कि ये जो चारों कंट्रीज़ हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को रिफॉर्म करने की बात करते हैं कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 5 लोगों को वीटो पावर दी गई है। अब उस वीटो पावर को यहाँ पे रिफॉर्म करने की ज़रूरत है और ज़्यादा लोगों को यहाँ पे जो इस सेक्टर के अंदर ऐड किया जाए, जिससे कि सभी एरियाज से जो रिप्रेजेंटेशन है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर एक इंक्लूसिव यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेशन है वो देखने के लिए मिले। क्योंकि आप देखें स्टूडेंट्स, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो 5 मेंबर हैं, 5 मेंबर कौन कौन से हैं? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, यूनाइटेड किंगडम है, रसिया है, फ्रांस है एंड चाइना है। अब आप देखिए कि यहाँ तो यूनाइटेड किंगडम, रसिया और जो फ्रांस है ये आपको बेसिकली जिस रीजन से देखने के लिए मिलते हैं, यूरोप का जो रीजन है और कुछ एशिया का जो रीजन है वहाँ से। एशिया से जो मेनली है चाइना है और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से है। तो लैटिन अमेरिका का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, लैटिन अमेरिका का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। ग्लोब के जो साउथ पोर्शन है, ग्लोब का जो साउथ पोर्शन है वहाँ से भी कोई रिप्रेजेंटेशन आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। स्टूडेंट्स, इसके अलावा आप देखिए कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट से भी कोई कंट्री का रिप्रेजेंटेशन नहीं है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर में। तो ये बेसिकली इंक्लूसिव आप इस इंस्टीट्यूशन को नहीं कह सकते, इंक्लूसिव नहीं है। और जब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल 1945 के समय यहाँ पे एग्जिस्टेंस में आया था और प्रेजेंट समय में जो जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटजी हैं, जो जियोपॉलिटिकल पावर्स हैं वो चेंज हुए हैं, तो इस वजह से रिफॉर्म की बात की जाती है जर्मनी और इंडिया के द्वारा। जर्मनी और इंडिया के द्वारा रिफॉर्म की बात की जाती है। साथ साथ जापान और ब्राज़ील भी हैं कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में आप रिफॉर्म कीजिए। स्टूडेंट्स, रिसेंटली आपको पता होना चाहिए इंडिया 2020 के समय में, 2020 का जो समय था उस समय में इंडिया है वो यहाँ पे मेंबर बना यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, और इंडिया 8वीं बार मेंबर बना है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का। बट ये मेंबर कौन सा है? नॉन परमानेंट मेंबर। परमानेंट मेंबर ओनली 5 हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर में, परमानेंट मेंबर 5 हैं, बट 10 मेंबर आपको नॉन परमानेंट मिलते हैं जो 2 साल का जो टेन्योर है उसके लिए अपॉइंट किए जाते हैं नॉन परमानेंट मेंबर। तो 2020 के अंदर इंडिया 8th टाइम के लिए यहाँ पे जो मेंबर है वो इलेक्ट हुआ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के वहाँ पे। अगर हम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर प्रेसिडेंसी की बात करें तो यहाँ पे जो प्रेसिडेंसी है वो रोटेट करती है। ये जो 15 मेंबर बैठ के प्रेसिडेंसी रोटेट करती है, और प्रेसिडेंसी आपको 1 महीने के लिए देखने के लिए मिलती है। 1 मंथ के लिए प्रेसिडेंसी है वो देखने के लिए मिलेगी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर में। तो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के ये जो 4 ग्रुप हैं, 4 कंट्री हैं, इंडिया, जर्मनी, जापान और ब्राज़ील हैं, वो यहाँ पे डिमांड करते हैं कि रिफॉर्म करिए। बट एक ऐसा भी ग्रुप है जो इन चारों कंट्रीज़ की जो डिमांड है उसका अपोज करता है, और उस ग्रुप को बोला जाता है कॉफ़ी क्लब। कॉफ़ी क्लब नाम का एक ग्रुप है जो यहाँ पे इन चारों कंट्रीज़ की जो डिमांड है उसको रिजेक्ट करता है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म की कोई ज़रूरत नहीं है। वो 4 कंट्री कौन से हैं? 4-5 कंट्री हैं वो बेसिकली आपको इन्हीं जो 4 कंट्री हैं इनके नियर बाई कंट्रीज ही आपको देखने के लिए मिलेंगे, जिनकी राइवलरी आपको देखने के लिए मिलेगी। इसके अंदर इटली है, पाकिस्तान है, इटली है। कॉफ़ी क्लब के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा कि इटली है,
पाकिस्तान है। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपको देखने के लिए मिलेगा कि मैक्सिको है, इजिप्ट है, और कभी कभी साउथ कोरिया भी यहाँ पे ज्वाइन करता है, जो जापान को यहाँ पे अपोज करता है। इटली के द्वारा अपोज किया जाता है जर्मनी को, पाकिस्तान के द्वारा जो इंडिया को अपोज किया जाता है, मैक्सिको के द्वारा ब्राज़ील को अपोज किया जाता है। और स्टूडेंट्स आपको इजिप्ट का देखने के लिए मिलेगा कि इजिप्ट के द्वारा भी यहाँ पे जो रिफॉर्म है उसको अपोज किया जाता है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर रिफॉर्म करने की जो ज़रूरत है वो नहीं है। स्टूडेंट्स ये तो हमको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में बात की। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल हमें पता है कि यूनाइटेड नेशन का एक मेन ऑर्गन है, 6 परमानेंट जो ऑर्गन हैं उन्हीं के अंदर ये गिरता है। इसका मेन वर्क है कि मेंटेन करना है पीस को, मेंटेन करना है सिक्योरिटी को थ्रू आउट द वर्ल्ड के अंदर में। स्टूडेंट्स इसी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अगर परमानेंट मेंबर की हमने बात की, जो यूएन का एक परमानेंट मेंबर हैं, इसके अलावा यूएन के जो 5 इम्पोर्टेंट मेंबर हैं उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है स्टूडेंट्स, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है। इसके अलावा आपको ट्रस्टशिप काउंसिल आपको देखने के लिए मिलती है, ट्रस्टशिप काउंसिल जो आपको देखने के लिए मिलती है यूनाइटेड नेशन के अंदर में। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है वो आपको देखने के लिए मिलता है। और आपको देखने के लिए मिलता है कि यूनाइटेड नेशन का जो सेक्रेटरीट है, ये 5 यहाँ पे इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसके साथ साथ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल हैं। तो यूएन के टोटल 6 परमानेंट ऑर्गन हैं जो आपको याद होने चाहिए, जो आपको पता होने चाहिए। तो ये स्टूडेंट्स ये यूएन के बारे में, यूएनएससी के बारे में हमने ये डिटेल में डिस्कस कर लिया। अब आते हैं हम इंडिया और जर्मनी के ऊपर। इंडिया और जर्मनी जब भी मिलते हैं यहाँ पे यूएनएससी के रिफॉर्म की बात करते हैं, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की बात करते हैं। अभी कुछ दिन पहले न्यूज़पेपर के अंदर ही यहाँ पे मेंशन था कि जो क्लाइमेट क्लब है, हो सकता है कि उसको बात की जाए कि इंडिया इस क्लाइमेट क्लब को ज्वाइन करे। अब ये क्लाइमेट क्लब क्या है? क्लाइमेट क्लब बेसिकली जब G7 की मीटिंग हुई, रिसेंटली जो G7 की मीटिंग हुई थी, उसके अंदर एक क्लाइमेट क्लब है, ये क्लाइमेट क्लब है वो प्रपोज किया गया था कि क्लाइमेट क्लब यहाँ पे बेसिकली एग्जिस्टेंस में आए और हम क्लाइमेट क्लब के थ्रू जो क्लाइमेट चेंज का जो इशू है, ग्लोबल वार्मिंग का जो इशू है, उसे डील किया जा सके। तो हो सकता है कि इंडिया अपनी जो मेंबरशिप है उसको यहाँ पे अप्रूव करे इस बायलेटरल जो टॉक है उसके अंदर में। इसके जो आपको आउटकम्स है 2-3 दिन के अंदर आपको न्यूज़पेपर के अंदर देखने के लिए मिलेंगे। इसके अलावा जर्मनी और इंडिया के द्वारा जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है उसको भी यहाँ पे कंडेम किया गया है कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को रोकने की ज़रूरत है, उसको एंड करने की ज़रूरत है। इंडिया स्टूडेंट्स हमेशा से टेररिज्म के अगेंस्ट में इंडिया की आवाज़ रही हैं, चाहे वो 1996 का समय हो, उसी समय से इंडिया के द्वारा टेररिज्म के अगेंस्ट में आवाज़ है यूनाइटेड नेशन के इस फोरम के ऊपर हमेशा उठाई गई हैं। अगर हम बात करें वेस्टर्न पावर कंट्रीज़ की, जो हाईली डेवलप्ड कंट्री हैं, उनके द्वारा इंडिया के द्वारा जो टेररिज्म की जो आवाज़ उठाई जाती थी उसको बोला जाता था दैट वाज द गुड फॉर्म ऑफ द टेररिज्म एंड बैड फॉर्म ऑफ टेररिज्म के रूप में वो डिफ़ाइन किया करते थे। पर जैसे ही 9/11 का अटैक उनके ऊपर हुआ तो उनके द्वारा बेसिकली जो गुड फॉर्म एंड बैड फॉर्म का जो जिस तरीके से वो सेग्रीगेट किया करते थे टेररिज्म को, वो सेग्रीगेशन उनके द्वारा स्टॉप किया गया। टेररिज्म इज़ टेररिज्म, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, तो चाहे वो गुड फॉर्म में हो या बैड फॉर्म में हो। आतंकवाद तो बेसिकली वो ही है, वायलेंट रूप है। और हम तो बेसिकली ऐसी जो सोइल से बिलोंग करते हैं जहाँ से भगवान बुद्ध हैं, महात्मा गांधी हैं, जिन्होंने नॉन वायलेंस एंड पीस का जो कॉन्सेप्ट है वो डिलीवर किया है। तो स्टूडेंट्स ये जर्मनी के लीडर की विजिट, ओलाफ स्कोल जिनका नाम है, जो चांसलर उनको बोला जाता है, तो वो उनकी विजिट के समय की बातें हैं जो हमने कुछ डिस्कस की हैं। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स मुल्ला पेरियार डैम के बारे में। मुल्ला पेरियार डैम की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, मुल्ला पेरियार डैम है जो केरल का जो इडुक्की डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे ये सिचुएटेड है। अब मुल्ला पेरियार डैम जो है ये न्यूज़ के अंदर में क्यों है और क्या ऐसा इम्पोर्टेंट है, क्या इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो आपको पता होने चाहिए। मुल्ला पेरियार डैम अभी न्यूज़ में इस वजह से है कि वहाँ पे जो सिस्मिक एक्टिविटी है उनको डिटेक्ट करने के लिए मुल्ला पेरियार डैम के ऊपर कुछ यहाँ पे सिस्मियोग्राफ हैं, एसिलियोग्राफ हैं, इन सबको इंस्टॉल किया गया है जिससे वहाँ पे जो सिस्मिक एक्टिविटी हैं उनको डिटेक्ट किया जा सके केरल के इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड इस मुल्ला पेरियार डैम के ऊपर में।
ये जो इंस्ट्रूमेंट है जिनको इंस्टॉल किया गया है इस डैम के ऊपर में, जो नेशनल जियोग्राफिक रिसर्च इंस्टीट्यूशन है हमारा हैदराबाद में, उनके द्वारा इस इंस्टीट्यूशंस को, इन वेपन्स को, इन जो सिस्टम है इनको यहाँ पे बेसिकली प्रिपेयर किया गया था। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें मुल्ला पेरियार डैम की, तो जो पेरियार नदी है, जो पेरियार नदी है, एंड इसके अलावा आपको जो मुलियार नदी है, मुलियर नदी है, पेरियार नदी है एंड मुलियर नदी है, उनका जो बेसिकली जो कन्फ्लुएंस है उस एरिया के अंदर सिचुएटेड है मुल्ला पेरियार डैम। ये 1895 के समय कमीशन किया गया था। 1895 के समय इसको कंस्ट्रक्ट किया गया मुल्ला पेरियार डैम को। उसी समय में एक एग्रीमेंट है, जो त्रावणकोर के जो राजा हुआ करते थे उनके साथ में एक एग्रीमेंट साइन किया गया। त्रावणकोर के राजाज के साथ में एक एग्रीमेंट साइन ये किया गया कि 999 साल 999 ईयर्स के लिए इसको तमिलनाडु को लीज के ऊपर दिया गया है। तो बेसिकली ये सिचुएटेड केरल के अंदर है, बट ओन्ड बाय द तमिलनाडु। तमिलनाडु के द्वारा ही इसको ऑपरेट किया जाता है, तमिलनाडु को ही यहाँ पे जो पानी है वो सप्लाई किया जाता है। पेरियार रिवर का कन्फ्लुएंस है, मुलियार रिवर का कन्फ्लुएंस है। पेरियार रिवर जिसे कि लाइफ लाइन ऑफ केरल के रूप में रिकॉग्नाइज किया जाता है। केरल की जो 60-70% इंडस्ट्री आपको देखने के लिए मिलेंगी, वो आपको पेरियार नदी के आसपास का जो रीजन है, पेरियार नदी जहाँ से फ्लो करती है उसी रीजन के अंदर आपको देखने के लिए मिलेंगी कि जो इंडस्ट्री है, इसलिए उस जैसे इसको लाइफ लाइन कहा जाता है। वेमनाड जो लेक है उसके अंदर जो पानी है वो भी पेरियार नदी से ही जाता है, और भी काफ़ी सारी जो रिवर्स हैं वो पानी अपना वहाँ पे फ्लो करती हैं। रिसेंटली कुछ रिपोर्ट्स स्टूडेंट्स इस तरीके से निकल के आई थी मुलियार डैम के बारे में। मुलियार डैम के बारे में रिपोर्ट ये हैं कि इसको डीकमीशन कर देना चाहिए, काफ़ी पुराना हो चुका है। सिस्मिक एक्टिविटीज़ का जो इफ़ेक्ट है वो इसके ऊपर देखने के लिए मिल सकता है मुल्ला पेरियार डैम के ऊपर में। अब ये क्यों इफ़ेक्ट देखने के लिए मिल सकता है, इसको डीकमीशन कर देना चाहिए बट अभी तक डीकमीशन क्यों नहीं किया गया? तो स्टूडेंट्स, केरल तो यहाँ पे प्रपोज करता है, काफ़ी बार प्रपोज किया है केरल के द्वारा कि इसको यहाँ पे जो डीकमीशन है वो करने का वक्त आ चुका है, क्योंकि अगर इसके अंदर कभी भी लीकेज होता है या सपोज कीजिए डैम की जो दीवार है वो टूट जाती है, तो यहाँ पे जो लोगों की जो वाइल्ड लाइफ है, जो प्रॉपर्टी का जो लॉस है, जो ह्यूमन लाइफ का जो लॉस है वो हो सकता है। तो एक डिजास्टर की जो सिचुएशन है वो क्रिएट हो सकती है। जिस तरीके से आप देखिए कि 2018 के समय में जो केरल के अंदर जो फ्लड की जो सिचुएशन क्रिएट हुई थी, उसके बिहाइंड का एक रीज़न भी यही था कि वहाँ पे मेन बेसिकली वो एक जो फ्लड की जो सिचुएशन है, मेन जो मिसमैनेजमेंट की एक्टिविटी की वजह से वो फ्लड की सिचुएशन क्रिएट हुई थी। कोई इस तरीके से सिचुएशन नहीं थी कि काफ़ी ज़्यादा बारिश हो गई हो एंड डैम का यहाँ पे कोई यहाँ पे डिस्ट्रॉय हुआ हो, उसकी वजह से वो फ्लड यहाँ पे आया हो 2018 में। तो केरल के द्वारा तो यहाँ पे कहा गया है कि इस डैम को डीकमीशन करने का वक्त आ गया है, बट तमिलनाडु इसको अपोज करता है। तमिलनाडु बोलता है कि मेरे द्वारा जो इरिगेशन है, जो इरिगेशन की एक्टिविटी हैं, उनके लिए कम्प्लीटली इसी डैम के ऊपर हम बेस हैं, तो इसको डीकमीशन किया गया तो हमारे इस एरिया के लिए क्या होगा। तो ये यहाँ पे न्यूज़ है। इसके अलावा मुल्ला पेरियार डैम आपको कंटिन्यू 2015 से आपको न्यूज़ के अंदर देखने के लिए मिलेगा। 2015 से ही इसके अंदर पानी कितना रखना है, कितना कम पानी रखना है या ज़्यादा रखना है, उसके रिगार्डिंग में सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो प्रोसीडिंग है वो आपने काफ़ी बार देखी होंगी। तो स्टूडेंट्स, ये मुल्ला पेरियार डैम के बारे में था। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक कोई यूपीएससी के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग कोई इम्पोर्टेंट फैक्ट तो नहीं है। एक बेसिकली यहाँ पे एक मीटिंग चल रही है। मीटिंग के अंदर जो ये द हिंदू के कोई यहाँ पे मैनेजमेंट से रिलेटेड ये पर्सनैलिटी हैं, इनके द्वारा वहाँ पे विजिट किया गया। यहाँ पे जेंडर इक्वलिटी की बात की है कि अगर जेंडर इक्वलिटी को अगर हम अचीव करेंगे, की इंडेक्स को अगर हम अचीव करेंगे, तो हमारी जो डेमोक्रेसी की हेल्थ है वो यहाँ पे सर्वाइविंग रहेगी। हेल्थ को हम यहाँ पे मेजर कर पाएंगे। तो जब भी जेंडर इक्वलिटी की अगर हम बात करें स्टूडेंट, जेंडर इक्वलिटी की बात की जाती है तो आपको जेंडर गैप के बारे में पता होना चाहिए। तो एक रिपोर्ट आती है, जेंडर गैप इंडेक्स है। जेंडर गैप इंडेक्स है, अब ये किसके द्वारा निकाला जाता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा निकाला जाता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो 1971 के समय इस्टेब्लिशमेंट में आया था, उसका जो हेडक्वार्टर कहाँ है ये आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम किसके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया है ये आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। स्टूडेंट्स,
ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स एंड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का ये जो कन्फ्लुएंस है, ये जो इन्फॉर्मेशन है, इसके रिगार्डिंग में यूपीएससी के द्वारा 3 से 4 बार क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। एक बार क्वेश्चन ये पूछा गया 2018 या 19 के समय में भी कि जो जेंडर गैप इंडेक्स है वो किसके द्वारा निकाला जाता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। एक बार क्वेश्चन ये पूछा गया कि जो जेंडर गैप इंडेक्स है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा निकाला जाता है, बट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को यहाँ पे इस्टेब्लिश कौन से पर्सनैलिटी हैं जिनके द्वारा किया गया, तो एक बार ये क्वेश्चन पूछा था। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें उससे पहले इसके जो डायमेंशन हैं, जो 4 डायमेंशन हैं जिसमें ये मेजर करता है जेंडर गैप को, तो उसके रिगार्डिंग में जो क्वेश्चन है वो हमको देखने के लिए मिला था। तो 3 से 4 क्वेश्चन है वो पूछे गए हैं पिछले 10 से 15 साल की यूपीएससी के इस पिछले 15 साल की हिस्ट्री में, यहाँ से जेंडर गैप इंडेक्स से। तो यहाँ पे जेंडर इक्वलिटी की बात की गई है। जेंडर इक्वलिटी अगर हम अचीव करेंगे तो यहाँ पे हमारी जो डेमोक्रेसी की जो हेल्थ है वो काफ़ी सही रहेगी। अभी जेंडर गैप इंडेक्स की अगर हम बात करें 2022 का जो इंडेक्स आया है जिसके अंदर 135 इंडिया ने जो रैंक है वो अचीव की है। इससे पहले वाले इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 140 हुआ करती थी, तो रैंक यहाँ पे इम्प्रूव हुई है, ये आपको पता होना चाहिए। 135 जो रैंक है वो आई है। सबसे बेस्ट रैंक हमने कौन से डोमेन के अंदर अचीव की है, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के अंदर इंडिया की जो रैंक है वो 48 है। उसके बिहाइंड का रीजन हमने डिस्कस किया है पहले काफ़ी बार कि बिहाइंड का रीजन ये है कि जो हमारे थर्ड टायर इलेक्शन के अंदर जो महिलाओं को रिजर्वेशन दिया गया है वो एक मेन रीजन है। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें जो हमारी इसके अलावा बेस्ट रैंक है वो एजुकेशन सेक्टर में है, 107 के आसपास रैंक है एजुकेशन अटेनमेंट के अंदर में। और हमारा अगर हम बात करें इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन और जो हमारा हेल्थ एंड सर्वाइवल है उसके अंदर हमारी परफॉर्मेंस काफ़ी ख़राब है। वो स्टूडेंट्स आपको पॉलिसीज़ के अंदर भी देखने के लिए मिलेगा कि जो हेल्थ एंड सर्वाइवल के अंदर आपको जो महिलाएं हैं इंडिया के अंदर, आपको मोर देन 50% जो महिलाएं हैं उनका वेट कम होता है। इवन एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी के समय में भी उनका लोअर वेट होता है या अंडर वेट की जो सिचुएशन है वो देखने के लिए मिलती है। मोर देन 30-40% जो महिलाएं हैं वो एनीमिया की जो शिकार हैं, जो उनका लो ब्लड की जो सिचुएशन है वो देखने के लिए मिलती है। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें आपको जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी है 2017 का, जिसके अंदर यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज और नो वन लिव्स बिहाइंड का जो कॉन्सेप्ट है जो आपको देखने के लिए मिलता है, नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017। तो आप इसको ज़रूर रीड करना, कमेंट सेक्शन के अंदर चाहे मत बताना। बट नेशनल हेल्थ पॉलिसी के अंदर हमने जो IMR है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेशियो है, और जो MMR है, MMR क्या है, मदर्स मोर्टेलिटी, जो मदर्स मोर्टेलिटी रेशियो है, कई महिलाओं की जो डेथ होती है प्रेगनेंसी के समय में, तो ये जो हमने टारगेट है वो कितना रखा है ये आप ज़रूर आपको याद होना चाहिए। आपको सोशल इश्यूज़ के काफ़ी सारे टॉपिक्स में आपको सोशल इश्यू के जो टॉपिक्स हैं वो कम्प्लीटली इंटर रिलेटेड हैं, एक दूसरी इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं आप काम आएगी। GS पेपर के अंदर आएगी तो मेंस के अंदर, इंटरव्यू के अंदर कहीं ना कहीं ये जो इन्फॉर्मेशन है वो काम आने वाली है। तो ये ज़रूर आप एक बार इसको गूगल करना, इसके बारे में रीड करना स्टूडेंट्स। अगर हम बात करें इस नेक्स्ट टॉपिक की, तो नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट्स हमारा ये है कि मेवात नाम का एक रीजन है। अब ये मेवात रीजन कहाँ पे सिचुएटेड है, जब भी आप दिल्ली से जयपुर के लिए जाओगे तो ये जो सदर्न हरियाणा का जो रीजन है इसी में एक तरफ तो बेसिकली हरियाणा इस तरीके से डिवाइड है। जब भी आप दिल्ली से जयपुर के लिए जाते हो तो ये जो रीजन है जिसके अंदर राजस्थान का भी कुछ रीजन है, राजस्थान के अंदर जो अलवर डिस्ट्रिक्ट है, जो भरतपुर डिस्ट्रिक्ट है, उसके भी कुछ हिस्से आते हैं, और हरियाणा का जो नूंह है, फिरोजपुर, झिरका है, इस तरीके के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो एरियाज़ हैं, ये मेवात के रीजन के अंदर गिरते हैं। तो मेवात के रीजन के अंदर कोई 2 पर्सन्स हैं जिनके द्वारा एक विजिलेंट ग्रुप के द्वारा उनको कैप्चर किया गया। उनको कैप्चर करने के बाद में उनको जला दिया गया। तो इस केस के अंदर हमको काफ़ी सारी जो एक्टिविटी हैं वो देखने के लिए मिलती हैं हमारे एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, या अगर हम बात करें कि हमारे काफ़ी सारे जो टॉपिक्स हैं वो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेंगे। जैसे टॉपिक ये है कि आपसे इंटरव्यू में सपोज कीजिए क्वेश्चन पूछा गया कि गाय को इस तरीके से जो विजिलेंटिज्म है वो देखने के लिए मिलता है, तो इसका जो लीगल बैकिंग है वो क्या है। तो लीगल बैकिंग आपको पता होना चाहिए। जो DPSP के अंदर हमारा एक आर्टिकल है, DPSP के अंदर आर्टिकल है आर्टिकल 48। आर्टिकल 48 क्या बोलता है स्टूडेंट्स, आर्टिकल 48 बोलता है कि बैन करना है एनिमल्स का जो स्लॉटरिंग है उसको बैन करना है। काऊ है, काल्व्स हैं, इनका जो स्लॉटरिंग है वो बैन करना है। हमको बेसिकली जो एनिमल हस्बेंड्री है उसको यहाँ पे ऑर्गेनाइज करना है।
मोर साइंटिफिक लाइन के ऊपर में। तो मोर साइंटिफिक लाइन पे हमको एनिमल हस्बेंड्री है उसको ऑर्गेनाइज करना है, और जो एनिमल्स का जो स्लोटरिंग है जिसके अंदर काऊ है, काल्व्स है, उनका जो स्लोटरिंग है वो बैन करना है। ये आर्टिकल 48 बोलता है, जिसको कि एक लक्ष्मीकांत जो बुक है, हमारी पॉलिटी की जो बुक है लक्ष्मीकांत, उसके द्वारा इसको डिफरेंट सेक्टर्स में कैटेगराइज किया गया है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा कोई कैटेगराइज नहीं किया गया है कि गांधीयन प्रिंसिपल हैं या ये हमारे लिबरल प्रिंसिपल हैं। तो डीपीएसपी के कुछ आर्टिकल 48 के अंदर ये हमको देखने के लिए मिलता है। बट ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एनिमल का जो स्लोटरिंग है उसे बैन करना है। ये किसी एक इंडिविजुअल पर्सन की या कोई एक ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बट कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा इस तरीके की जो एक्टिविटी हैं वो कैरी आउट की हैं। कुछ स्टेट्स के अंदर पिछले कुछ 2-4 साल के अंदर या पिछले 10 साल के अंदर कुछ ऐसे कानून हैं, कुछ लॉज भी हैं, वो भी पास किए गए हैं, जिसके अंदर आपको हरियाणा के अंदर देखने के लिए मिलता है कि काऊ को प्रोटेक्ट करने के लिए कानून है, जो उत्तर प्रदेश के अंदर भी पास किया गया। तो उन ग्रुप्स के द्वारा इनको बेसिकली 2 पर्सन्स हैं जिनको कैप्चर किया गया मेवात रीजन के, और उनको मार दिया गया। उसको मारने के बाद में स्टूडेंट्स यहाँ पे निकल के ये आया कि जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने के लिए गई तो पुलिस के द्वारा भी जो एट्रोसिटी की जो एक्टिविटी है वो हमको देखने के लिए मिली है, कि पुलिस के द्वारा जो यहाँ पे अक्यूज्ड पर्सन है, जो यहाँ पे जिनके ऊपर चार्ज लगा है, उनके घर के अंदर जाके इस तरीके से पुलिस के द्वारा उनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनके ऊपर अटैक किया गया। तो यहाँ पे पुलिस एट्रोसिटी आपको देखने के लिए मिलती है। पुलिस एट्रोसिटी अगर यहाँ पे देखने के लिए मिलती है तो पुलिस रिफॉर्म की बात आपको पता होनी चाहिए। प्रकाश सिंह नाम के एक पर्सन हैं, प्रकाश सिंह नाम के एक पर्सन हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। इंडियन एक्सप्रेस के अंदर काफ़ी बार वो अपना एडिटोरियल है वो लिखते रहते हैं। प्रकाश सिंह केस इनका एक फेमस केस है। प्रकाश सिंह केस के अंदर पुलिस रिफॉर्म की बात की गई है। जो डीजीपी हैं, जो एसपी हैं, उनको एक फिक्स टेन्योर देने की बात की गई है प्रकाश सिंह केस के अंदर में। तो आपको प्रकाश सिंह केस ज़रूर पता होना चाहिए स्टूडेंट, जब भी आप पुलिस रिफॉर्म्स की बात करो, क्योंकि इंटरनल सिक्योरिटी हमारे जीएस पॉइंट 3 के अंदर है। जीएस पेपर 3 के अंदर हमारा इंटरनल सिक्योरिटी का जो टॉपिक है, जिसमें पुलिस रिफॉर्म्स के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो प्रकाश सिंह केस है जो ये आपको समहाउ इस न्यूज़ के अंदर यही कुछ टॉपिक हैं जो आपको देखने के लिए मिलते हैं। एक तो डीपीएसपी है, आर्टिकल 48 है, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्रकाश सिंह केस है जैसे पुलिस को रिफॉर्म किया जा सके, पुलिस को यहाँ पे बेटर वे में किस तरीके से लोगों से इंटरेक्ट करना है, किस तरीके से जो फिक्स टेन्योर होना चाहिए, उन सब की बात की गई है। नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रॉबेरी फार्मिंग के रिगार्डिंग में है। स्ट्रॉबेरी फार्मिंग के रिगार्डिंग में उड़ीसा के अंदर एक ऐसा रीजन है, उड़ीसा के अंदर बेसिकली सुनाबेडा नाम का एक प्लेट्यू है। सुनाबेडा नाम का एक प्लेट्यू है। सुनाबेडा इस प्लेट्यू के अंदर जो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के साथ अपनी बाउंड्री है वो शेयर करता है। तो सुनाबेडा जो प्लेट्यू है उसके अंदर फार्मर्स के द्वारा स्ट्रॉबेरी उगाई गई पिछले कुछ दिनों में। स्ट्रॉबेरी उगाई गई तो वहाँ पे जो प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्टिविटी है वो काफ़ी अच्छी निकल के आई, और वहाँ पे जो ट्राइबल कम्युनिटी के जो फार्मर हैं इनको स्टूडेंट्स यहाँ पे हेल्प हुई उसकी वजह से, और काफ़ी अच्छा जो पैसा है, ठीक ठाक जो पैसा है वो भी उनका बना इस एक्टिविटी के थ्रू में। तो इस वजह से द हिंदू के द्वारा एक रिपोर्टिंग की गई है कि उड़ीसा के अंदर कैसे स्ट्रॉबेरी की जो फार्मिंग है उसकी वजह से यहाँ पे जो बेनिफिट है वो देखने के लिए मिला है, उसके बारे में बात की गई है। तो कहाँ पे किया गया? सुनाबेडा नाम का जो प्लेट्यू है जहाँ पे आपको सुनाबेडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो भी देखने के लिए मिलती है। जो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट हैं वो वहाँ पे पाए जाते हैं। सुनाबेडा की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स की, जहाँ पे ये स्ट्रॉबेरी उगाई गई है, तो स्ट्रॉबेरी स्टूडेंट्स बेसिकली एक स्यूडो फ्रूट के रूप में इसको काउंट किया जाता है। कंप्लीटली फ्रूट नहीं माना जाता है स्ट्रॉबेरी को। स्ट्रॉबेरी को यहाँ पे जो स्यूडो फ्रूट है उसके रूप में काउंट किया जाता है। यहाँ पे जो फार्मर्स हैं, फार्मर्स जो बिलोंग किया करते हैं एक पीवीटीजी ट्राइब से। पीवीटीजी क्या है स्टूडेंट्स? पीवीटीजी हमारी ट्राइबल कम्युनिटी के अंदर जो मोस्ट वल्नरेबल जो ट्राइब हैं, ट्राइबल कम्युनिटी के अंदर भी मोस्ट वल्नरेबल जो ट्राइब्स हैं उनको पीवीटीजी के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया है। तो उसी पीवीटीजी के अंदर जो चौखुटिया भुंजिया नाम की एक ट्राइब है, चौखुटिया भुंजिया नाम की एक ट्राइब है, उस ट्राइब को यहाँ पे कुछ बेसिकली कुछ ट्रेनिंग दिया गया। महाराष्ट्र उस ट्राइब को ये लेके गए थे वहाँ पे, जो पीवीटीजी का जो एजेंसी है उसके द्वारा। महाराष्ट्र में महाबलेश्वर नाम की जो जगह है, महाबलेश्वर नाम की जगह काफ़ी इंपॉर्टेंट है नदियों के पर्सपेक्टिव से, रिवर्स के पर्सपेक्टिव से महाबलेश्वर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए कौन सी रिवर निकलती है महाबलेश्वर के उस रीजन से। तो महाबलेश्वर ये लेके गए, महाबलेश्वर के अंदर उनको बताया कि स्ट्रॉबेरी का इस तरीके से जो फार्मिंग है वो की जाती है, उनके द्वारा की गई और उनको बेनिफिट देखने के लिए मिला।
महाबलेश्वर की अगर हम बात करें, महाबलेश्वर से इंडिया का जो 80% स्ट्रॉबेरी है वो आपको उसका जो प्रोडक्शन है वो देखने के लिए मिलता है महाबलेश्वर के रीजन से। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको दो तीन चीज़ें पता होनी चाहिए, दो तीन चीज़ें। एक तो आपको पता होनी चाहिए पीवीटीजी के बारे में। पीवीटीजी के बारे में यूपीएससी के द्वारा 2019 के समय क्वेश्चन पूछा गया था। 2019 में क्वेश्चन ये था कि एक क्वेश्चन दे दिया गया, क्वेश्चन के अंदर दो तीन स्टेटमेंट थे। एक स्टेटमेंट इस तरीके से था कि हाईएस्ट नंबर ऑफ पीवीटीजी कौन से स्टेट में पाई जाती हैं। तो ये हमने काफ़ी बार डिस्कस किया है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। हाईएस्ट नंबर ऑफ पीवीटीजी हैं वो उड़ीसा के अंदर पाई जाती हैं स्टूडेंट्स। हाईएस्ट नंबर ऑफ पीवीटीजी उड़ीसा में है। सेकंड हाईएस्ट पीवीटीजी जो ट्राइब हैं वो कहाँ पे पाई जाती हैं, वो पाई जाती हैं आंध्र प्रदेश के अंदर में। तो ये पीवीटीजीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए। इनसे एसोसिएटेड कौन कौन से कमीशन हैं जो यहाँ पे एग्जिस्टेंस में आए हैं। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें यहाँ पे पीवीटीजी के बारे में हमने बात की, हम बात करें महाबलेश्वर के बारे में। एक सिमिलर नेम है जो आपको हिस्ट्री के अंदर भी आपको सुना होगा आपने, टेम्पल आर्किटेक्चर के अंदर, या रिसेंट समय में अगर हम बात करें तो इंडिया चाइना की जो इनफॉर्मल समिट जो स्टार्ट हुई थी 2018-19 के समय, हमारे यहाँ पे चाइना के साथ रिलेशंस को अच्छे से डेवलप करने के लिए हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, चाइना के जो उस वहाँ के जो पॉलिटिकल लीडर हैं, उनका बेसिकली एक इनफॉर्मल समिट है वो स्टार्ट हुई। पहली इनफॉर्मल समिट चाइना के अंदर हुई। चाइना के अंदर जो रीजन है वुहान, जहाँ से बताया गया है कि कोरोना का आउटब्रेक हुआ था वुहान के अंदर, तो वहाँ पे पहली समिट हुई। सेकंड समिट है जो 2019 के समय में महाबलीपुरम का जो रीजन है। अब ये महाबलीपुरम कहाँ है? महाबलीपुरम है स्टूडेंट्स हमारा जो तमिलनाडु है वहाँ उस स्टेट के अंदर सिचुएटेड है महाबलीपुरम। और महाबलेश्वर है महाराष्ट्र के अंदर। महाबलेश्वर महाराष्ट्र में है, महाबलीपुरम तमिलनाडु के अंदर है। और महाबलीपुरम के अंदर आपको जो पल्लव डायनेस्टी हुआ करती थी, जो पल्लवा डायनेस्टी हुआ करती थी, उस पल्लव डायनेस्टी के जो अवशेष हैं, जो वहाँ के उनके आर्किटेक्चर हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। जैसे वहाँ पे विरह स्वामी का मंदिर है, वहाँ पे आपको अर्जुनाज पिनांस, अर्जुन का जो तपस है वो देखने के लिए मिलेगा। आपको पांडव्स के जो वहाँ पे जो रथ हैं वो देखने के लिए मिलेंगे। तो महाबलीपुरम के बारे में आपको पता होना चाहिए। महाबलीपुरम को ममल्लापुरम के नाम से भी जानते हैं, ममल्लापुरम के नाम से भी जानते हैं, और पल्लव डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। स्टूडेंट्स पीवीटीजी हाईएस्ट नंबर उड़ीसा में है, सेकंड हाईएस्ट आंध्र प्रदेश के अंदर हैं। यहाँ पे आपको कंफ्यूज किया जा सकता है कि सेकंड हाईएस्ट आपको अरुणाचल प्रदेश लिख दिया जाए तो आपको सोचोगे कि हो सकता है कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो ट्राइब्स हैं वो ज़्यादा पाई जाती हैं, तो इस वजह से आप टिक कर सकते हो। बट आपको पता होना चाहिए पीवीटीजी फर्स्ट नंबर पे उड़ीसा में है, सेकंड नंबर आंध्र प्रदेश के अंदर हैं। तो ये बेसिकली स्ट्रॉबेरी फार्मिंग एंड उस ट्राइबल कम्युनिटी से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन थी उसको डिस्कस किया हमने। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, हमारे ऑनरेबल पीएम सर के द्वारा अभी रिसेंटली एक स्पीच के अंदर कहा गया कि इंडस्ट्री ओरिएंटेड जो एजुकेशन है उसकी ज़रूरत है। हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में न्यू इंडस्ट्री ओरिएंटेड जो एजुकेशन है उसकी बात भी की गई है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी की अगर हम बात करें 2020 के अंदर आई पहली जो एजुकेशन पॉलिसी है आफ्टर द इंडिपेंडेंस 1968 में आई, सेकंड 1986 में आई। इसके अंदर एक अमेंडमेंट 92 के अंदर था, और जो थर्ड पॉलिसी है वो 2020 के अंदर आई थी। पहले जो हमारी 2020 की जो पॉलिसी है इसको शुरुआत के समय में जिन्होंने हेड किया था इसकी कमेटी को, TSR सुब्रमण्यम नाम के एक पर्सन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हुआ करते थे, अभी तो उनका डेथ हो गया है, हमारे एक्स IAS ऑफिसर ही हैं। उनके द्वारा TSR सुब्रमण्यम के द्वारा इस कमेटी को हेड किया गया था, जिसके न्यू एजुकेशन पॉलिसी की जो पहली कमेटी थी। फिर बाद में किसी दूसरी पर्सनैलिटी के द्वारा ये जो कमेटी है वो हेड की गई है न्यू एजुकेशन पॉलिसी। ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है कि TSR सुब्रमण्यम कमेटी की रिपोर्ट के बाद में क्या किन के द्वारा ये जो कमेटी है वो हेड की गई थी, ये आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना। ना बताना चाहो तो आप रीड करना एटलीस्ट, कि जिससे आपको पता तो लगे कि कोई दो कमेटी बनी है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के द्वारा बारे में। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जब आई तो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ HRD जो हुआ करती थी उसका भी नाम चेंज किया गया, उसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन किया गया। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर आप देखें कि 5, 3 और 4 का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे एग्जिस्टेंस में आया है। जो प्रेजेंट समय में हमारा 10+2 होता है उसको चेंज करके यहाँ पे 5, 3, 3 एंड 4 का कॉन्सेप्ट है वो किया गया है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर ही आपको यहाँ पे जो इंडस्ट्री ओरिएंटेड जो एजुकेशन है, लर्न विद एक्टिविटी का जो कॉन्सेप्ट है वो देखने के लिए मिलता है। स्टूडेंट्स ये तो बेसिकली हुई न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात। अब हम बात करते हैं वर्ल्ड एजुकेशन के बारे में।
आप देखें कि पहले जो एजुकेशन है वो आपको स्टेट लिस्ट के अंदर देखने के लिए मिलता था, बट 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के अंदर 5 ऐसे टॉपिक हैं जिनको स्टेट लिस्ट से कंकरेंट लिस्ट के अंदर डाल दिया गया, चेंज किया गया। जो चेंज किया गया तो स्टूडेंट्स आप देखें कि जब भी आप स्टेट लिस्ट को रीड करोगे तो उसमें अंदर लिखा होगा कि पहले 52 हुआ करते थे, प्रेजेंटली 47 सब्जेक्ट हैं जो स्टेट लिस्ट के अंदर रखे गए हैं। तो 5 ऐसे कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जिनको 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू कंकरेंट लिस्ट के अंदर रखा गया, वो स्टूडेंट्स हैं। एक तो एजुकेशन है, सबसे इम्पोर्टेंट एजुकेशन है। इसी वजह से हमारे काफ़ी सारे जो कॉलम जो लिखते हैं, जो एडिटर जो हैं, उनके द्वारा लिखा जाता है कि एजुकेशन का ये जो हाल है, जो सरकारी जो स्कूलों में जो एजुकेशन का जो हाल है, उसके बिहाइंड का यही एक रीजन है। क्यों रीजन है? क्योंकि आप देखें कि इसको कंकरेंट लिस्ट के अंदर डाल दिया गया, तो स्टेट एंड सेंटर दोनों की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है बेसिकली, बट दोनों के द्वारा एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाए जाते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट काम नहीं करती, सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे काम नहीं करती। तो ये एक इसकी जो सिचुएशन है उसके बिहाइंड का रीजन हो सकता है। तो फर्स्ट एजुकेशन है जिसको 42nd के द्वारा जो स्टेट लिस्ट से कंकरेंट लिस्ट में डाला गया। सेकंड यहाँ पे फॉरेस्ट है, सेकंड आपको फॉरेस्ट है। थर्ड वेट एंड मेजरमेंट है, थर्ड वेट एंड मेजरमेंट है, वो आपको देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल है, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल एंड बर्ड्स का है। और आपको देखने के लिए मिलेगा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, जस्टिस के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो सेक्टर है उसको भी कंकरेंट लिस्ट के अंदर डाल दिया गया। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 1976 के अंदर ये अमेंडमेंट एक्ट आया था। तो स्टूडेंट्स ये एजुकेशन के बारे में बात की। यहाँ पे नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम की भी बात की गई है, जिसके थ्रू इंडस्ट्री के अंदर जो स्किल है वो यहाँ पे प्रमोट की जाए। ये स्किल इंडिया मिशन के ही पार्ट हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसी से रिलेटेड है। नेशनल अप्रेंटिसशिप जो इस प्रमोशन स्कीम है, इसके थ्रू डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग के द्वारा इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। फाइनेंशियल सपोर्ट भी गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है, जो एम्प्लॉयर हैं जिनके द्वारा रिक्रूट किए गए हैं पर्सनस को, जो स्किल एजुकेशन जिन्होंने प्राप्त की है। इसके अंदर आपको ऐसे देखने के लिए मिलेगा, पहले गवर्नमेंट के द्वारा कुछ इंस्टीट्यूशंस को यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट दिया गया कि आप स्किल दीजिए। स्किल क्या है कि आपको 6 महीने कुछ ना कुछ वो रीड करवाएंगे, उसके अंदर आपको कोई ना कोई एक्टिविटी सिखाया जाएगा और आपको एक सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। सर्टिफिकेट देने के बाद में उनका प्लेसमेंट होता है, जो लोकल जो वहाँ पे हर एक शहर के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा इसका। तो इसका जो प्लेसमेंट जो कॉन्सेप्ट है, प्लेसमेंट जब किया जाएगा तो 25% इस स्कीम के थ्रू गवर्नमेंट जो फाइनेंशियल सपोर्ट है वो एम्प्लॉयर को देती है। सपोज कीजिए 10,000 के अंदर आपका प्लेसमेंट हुआ, तो 10,000 के अंदर जो 2.5K हैं, जो 2,500 रुपये हैं, वो गवर्नमेंट के द्वारा एम्प्लॉयर जो कंपनी जिसने यहाँ पे रिक्रूट किया है उसको दिए जाएंगे। तो नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम है जो आपको स्किल इंडिया के अंदर देखने के लिए मिलती है। स्किल इंडिया बेसिकली हमारा जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसको हम यूज कर सकें। जो हमारे जो एवरेज जो एज है हमारी कंट्री की यूथ की वो काफ़ी कम है, तो इस डेमोग्राफिक डिविडेंड को हम यूज कर सकें। इस वजह से हमारे ऑनरेबल गवर्नमेंट्स हैं, हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट्स के तरह इसको चलाया गया है। आप देखें कि अगर हम डेमोग्राफिक डिविडेंड को हम यूज ना कर पाए ना, तो हमारे कंट्री के अंदर डेमोग्राफिक डिजास्टर की जो सिचुएशन है वो क्रिएट हो सकती है। क्योंकि अगर यूथ को सही ढंग से जो एम्प्लॉयमेंट है वो नहीं दिया गया, एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन नहीं हुआ, तो डेमोग्राफिक डिविडेंड एक डेमोग्राफिक डिजास्टर भी बन सकता है। तो ये कंसर्न्स हमको देखने के लिए मिलते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है G20 के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं और सेंट्रल बैंक के जो गवर्नर्स हैं उनकी एक मीटिंग हुई। मीटिंग के अंदर बात किया गया कि यूक्रेन की जो वॉर है उसके अंदर रसिया के जो एक्शंस हैं उसको कंडेम किया जाए। बट इंडिया के द्वारा यहाँ पे प्रपोज किया गया कि जो G20 है वो बेसिकली एक फोरम है, और इस फोरम के द्वारा यहाँ पे जो सिक्योरिटी के इश्यूज हैं वो ना उठाए जाएं। सिक्योरिटी के इश्यू ना उठाने के बजाय यहाँ पे जो डिफरेंट जो अलग अलग जो टॉपिक हैं, जो जियोपॉलिटिक्स के जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में बात की जाए, जैसे कि साउथ साउथ कोऑपरेशन है। तो इंडिया के द्वारा साउथ साउथ कोऑपरेशन की बात की गई है। इंडिया के द्वारा बताया गया है कि यूक्रेन वॉर को हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं उनके द्वारा कंडेम किया गया है। जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की रिसेंट ईयर के अंदर जो समिट हुई थी समरकंद के अंदर, तो वहाँ पे हमारे द्वारा इसको कंडेम किया गया था कि जो प्रेजेंट समय है वो लड़ाई झगड़े का समय नहीं है। प्रेजेंट समय यहाँ पे वर्ल्ड के अंदर काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं। कोरोना की वजह से भी आप देखिए कि कंप्लीट जो वर्ल्ड की जो इकोनॉमी है वो डिस्टर्ब हुई है।
तो यहाँ पे इंडिया के द्वारा अपनी जो बात है इस तरीके से रखी गई। यहाँ पे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में भी जो इम्पोर्टेंट डिस्कशन है वो किया गया। तो यहाँ पे हम फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में स्टूडेंट डिस्कस करेंगे। G20 के बारे में तो हमने पहले भी काफ़ी बार डिस्कस किया है कि G20 बेसिकली एक फोरम है। 98 के समय स्टार्ट हुआ। 2008 के बाद में जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट हैं वो भी वहाँ पे जाने लगे और उसके बाद में कंटिन्यू आपको जो इसका एंगेजमेंट है वो देखने के लिए मिलता है। इस साल 2023 के अंदर इंडिया के अंदर इसकी सबमिट होने वाली है, जिसके अंदर वन अर्थ वन फैमिली का जो कॉन्सेप्ट है इंडिया के द्वारा दिया गया है, वासुदेव कुटुंबकम को प्रमोट किया गया है और क्लाइमेट चेंज की यहाँ पे बात की जाएंगी। अगर हम बात करें FATF की स्टूडेंट्स, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स 1989 के समय में, जो 1989 का जो समय है उस समय में इस फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को यहाँ पे इस्टेब्लिश किया G7 कंट्रीज के द्वारा। अब ये G7 क्या है? G7 G8 हुआ करता था, बट रसिया के द्वारा क्रीमिया को अनेक्स कर लिया गया और क्रीमिया को अनेक्स करने के बाद में स्टूडेंट्स ये G7 फिर से बन गया। 1973 के समय G7 बना था, पर 1975 के समय ये एग्जिस्टेंस में आया स्टूडेंट G7। G7 के कंट्रीज आपको पता होना चाहिए, क्या चाइना इसका कंट्री है या नहीं है, इसका मेंबर है या नहीं है, ये भी आपको पता होना चाहिए। G7 की अगर हम बात करें तो G7 के द्वारा FATF है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, उसको 1989 के अंदर बनाया। पहले ये मनी लॉन्ड्रिंग की बातें किया करते थे। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के जो लोग हैं मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में डिस्कस करते थे। टेरर फाइनेंस की कोई बात नहीं होती थी। बट अमेरिका के अंदर 9/11 का जो अटैक हुआ, 9/11 का अटैक हुआ, उसके बाद में टेरर फाइनेंसिंग की जो टॉपिक है उसको भी डील किया गया। यहाँ पे टेरर फाइनेंस का जो टॉपिक है उसको भी डील किया गया FATF के द्वारा। टेरर फाइनेंस के थ्रू यहाँ पे जो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, हवाला ट्रांजैक्शन है, टेररिस्ट के जो हेवन्स है उनको अगर कोई फाइनेंसिंग किया जा रहा है तो उसको यहाँ पे डील किया जाता है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के द्वारा दो यहाँ पे सॉरी स्टूडेंट्स, दो यहाँ पे लिस्ट निकाली जाती हैं। ब्लैक लिस्ट है, ग्रे लिस्ट है। ग्रे लिस्ट के अंदर पाकिस्तान को काफ़ी बार रखा गया है पिछले कुछ दिनों से, पिछले कुछ 1-2 साल से ही, तो इस वजह से वो न्यूज़ के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है काफ़ी बार। ब्लैक लिस्ट की अगर हम बात करें, ब्लैक लिस्ट के अंदर ओनली 3 कंट्री हैं जिनको रखा गया है, जिनको ब्लैक लिस्ट किया गया है। ईरान है, नॉर्थ कोरिया है और रिसेंटली जो ऐड किया गया है वो है म्यांमार। अब म्यांमार को क्यों ऐड किया गया, आप देखिए, ईरान है, नॉर्थ कोरिया है एंड म्यांमार। अब म्यांमार को इस वजह से ऐड किया गया स्टूडेंट्स, एक तो वहाँ पे मिलिट्री के द्वारा कूप किया गया, आन सान सूकी जो लीडर हुआ करती थी वहाँ पे उनको हाउस अरेस्ट कर दिया गया, जेल के अंदर डाल दिया गया कि आपके द्वारा जो आन सान सूकी के ऊपर जो एलिगेशंस है वो इस तरीके से लगाए गए कि आपके द्वारा जो इलेक्शन है वो सही ढंग से नहीं कंडक्ट कराया गया। तो वहाँ पे आर्मी की जो मिलिट्री की जो डिक्टेटरशिप आपको देखने के लिए मिलती है, तो रिसेंटली उसको ऐड किया गया है। इसके अलावा म्यांमार का ही एक स्टेट है रखाइन स्टेट। रखाइन स्टेट के अंदर आपको रोहिंग्याज की जो क्राइसिस है, रोहिंग्या मुस्लिम्स के जो प्रोसिक्यूट किया गया है जिनको, उनको जिस तरीके से, तो रोहिंग्या मुस्लिम्स की आपको क्राइसिस देखने के लिए मिलती है उस रखाइन स्टेट के साथ में। तो इस वजह से म्यांमार के बारे में कुछ टॉपिक हैं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स साल के अंदर 3 बार ये मिलते हैं, यहाँ पे डिस्कस करते हैं फाइनेंशियल एक्शंस को टास्क फोर्स के द्वारा। इंडिया की अगर हम बात करें 2006 के अंदर इंडिया इसका एक ऑब्जर्वर के रूप में ज्वाइन किया फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अंदर, और 2010 के अंदर 2010 के अंदर इसका मेंबर है वो बन गया। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के मेंबर कंट्रीज की, तो एग्जैक्ट जो नंबर है वो तो मुझे याद नहीं है, एग्जैक्ट नंबर आप देखना इसको गूगल करके। बट अगर हम बात करें 2 ग्रुप जरूर जुड़े हुए हैं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के साथ में। 2 ग्रुप ये हैं, एक तो यूरोपियन यूनियन है, 27 कंट्रीज का जो ब्लॉक है यूरोपियन यूनियन वो यहाँ पे जुड़ा हुआ है। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल भी यहाँ पे जुड़ा हुआ है, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल भी यहाँ पे जुड़ा हुआ है। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के अंदर स्टूडेंट 6 मेंबर हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, जो बेसिकली आपको अरेबियन पेनिनसुला की जो कंट्रीज हैं वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो स्टूडेंट्स ये जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स G20 एंड इन सब के बारे में था, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है न्यूट्रिनोज के बारे में बात की गई है। अब न्यूट्रिनोज के बारे में बात इस वजह से की गई है, यहाँ पे बताया गया है कि न्यूट्रिनोज का जो एंटी पार्टिकल जो मैटर है, क्या वो खुद ही एक दूसरे के एंटी पार्टिकल मैटर होते हैं और एक दूसरे को यहाँ पे जो कैंसिल किया जाता है, एक दूसरे के साथ में जो डिफ्यूज की डिसइंटीग्रेशन की जो सिचुएशन है वो हमको देखने के लिए मिलती है। उसके बारे में एक रिपोर्ट है। बेसिकली यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है कि क्या वो अपने एक दूसरे के ही एंटी पार्टिकल मैटर होते हैं, ये कोई यहाँ पे फैक्ट एंड प्रूफ नहीं है।
न्यूट्रिनोज की अगर हम बात करें, इस ब्रह्मांड के अंदर न्यूट्रिनो सेकंड मोस्ट अबंडेंट पार्टिकल हैं जो बेसिकली यहाँ पे मिलते हैं। इनकी अगर हम बात करें न्यूट्रिनोज की, फंडामेंटल एलिमेंट्री पार्टिकल बहुत हार्ड हैं इनको डिटेक्ट करना बहुत हार्ड है ड्यू टू लैक ऑफ द चार्ज। कोई भी इनके ऊपर चार्ज नहीं होता है, ना नेगेटिव चार्ज आपको देखने के लिए मिलेगा, ना पॉजिटिव चार्ज आपको देखने के लिए मिलेगा, और हार्डली इंटरेक्ट करते हैं किसी दूसरे के साथ में, इसलिए वेरी हार्ड है इनको डिटेक्ट करना। इंडिया के अंदर जो इंडियन न्यूट्रिनो और जो लेबोरेटरी है या इंडियन न्यूट्रिनो जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको इस्टेब्लिश करने की, ऑब्जर्वेटरी को इस्टेब्लिश करने की बात की गई है थेनी डिस्ट्रिक्ट के अंदर। अब ये थेनी डिस्ट्रिक्ट कहाँ है ये आपको पता होना चाहिए। थेनी डिस्ट्रिक्ट इस वजह से भी न्यूज़ के अंदर था पिछले कुछ दिनों से कि तमिलनाडु के द्वारा इसको मना किया गया कि हम थेनी डिस्ट्रिक्ट के अंदर हम नहीं बनाएंगे ये इंडियन न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी को, तमिलनाडु के द्वारा अपोज किया गया था। तो थेनी डिस्ट्रिक्ट जो तमिलनाडु के अंदर सिचुएटेड है, वहाँ पे हैं बोडी हिल्स। वहाँ पे स्टूडेंट्स क्या हैं? बोडी हिल्स के अंदर यहाँ पे इंडियन जो गवर्नमेंट है उसका एक प्रपोजल था कि थेनी डिस्ट्रिक्ट के अंदर INO है उसको बनाया जाएगा, और वो बनाया जाएगा ज़मीन से नीचे, जिससे कि इनको यहाँ पे डिटेक्ट किया जा सके। अगर हम बात करें कि ये जो न्यूट्रिनोज हैं सेकंड मोस्ट अबंडेंट हैं, क्या इनका एंटी पार्टिकल कौन सा है कि जिसके साथ ये रिएक्ट करते हैं, क्योंकि एवरी में जो एलिमेंट्री पार्टिकल है उसका एक एंटी पार्टिकल हमको देखने के लिए मिलता है, और अगर ये दोनों पार्टिकल और एंटी पार्टिकल अगर मिलते हैं तो दे विल डिस्ट्रॉय ईच अदर इन द फ्लैश ऑफ द एनर्जी के फ्लैश में एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करते हैं। जैसे हमें देखने के लिए मिलता है स्टूडेंट्स कि जो इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है वो है पॉजिट्रॉन। तो पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो हमको जो एक दूसरे के साथ में जो यहाँ पे रिएक्शन है वो देखने के लिए मिलती है। तो यहाँ पे न्यूट्रिनो की बात की गई है, तो आपको INO के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए, इंडियन जो न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी है उसके बारे में। ये टॉपिक काफ़ी बार न्यूज़ के अंदर देखा जाता है। इवन जो थेनी हिल्स है वो यहाँ पे हमारे इन्वायरमेंट के पर्सपेक्टिव से भी काफ़ी बार न्यूज़ के अंदर होती हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें, नेक्स्ट टॉपिक को हमने कंप्लीट वीक के अंदर 2-3 बार डिस्कस किया है। ये सीटल के अंदर है। सीटल बेसिकली USA का एक स्टेट है जहाँ पे कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को रोका गया है। क्या इंडिया के अंदर भी कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को रोका गया है स्टूडेंट्स? यहाँ स्टूडेंट्स आप देखिए ऑन पेपर तो रोका ही गया है, बट फिर भी काफ़ी सारे जो इश्यूज हैं वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। ऑन पेपर आप देखिए कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को आर्टिकल 14 बोलता है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है। आर्टिकल 15 बेसिकली बोलता है कि देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। इसके अलावा पब्लिक सेफ्टी से रिगार्डिंग में कोई भी पब्लिक इंस्टीट्यूशन है, पब्लिक वॉल है, वहाँ पे किसी को भी मना नहीं किया जा सकता। ये आर्टिकल 15 में ही बताया गया है। आर्टिकल 17 की अगर हम बात करें, आर्टिकल 17 में अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की बात की गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। हाँ, अनटचेबिलिटी को डिफाइन नहीं किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि व्हाट इज अनटचेबिलिटी। अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की जरूर बात की गई है आर्टिकल 17 में। तो ये फंडामेंटल राइट्स के अंदर आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा काफ़ी सारे कानून हैं। प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी अगेंस्ट द SC एंड ST के अगेंस्ट में जो एट्रोसिटी हैं उनको रोका जा सके। सिविल लिबर्टीज़ लॉ है 1955 का, वो आपको देखने के लिए मिलता है। तो काफ़ी सारे ऐसे कानून हैं जो बेसिकली कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को इंडिया के अंदर रोकने के रिगार्डिंग में जो प्रोविज़न है वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। ये रिसेंटली बेसिकली जो UPI एंड पे नाउ के बीच में जो इंटरलिंक हुआ है उसके बारे में है। एक रियल टाइम ट्रांजेक्शन की बात की गई है। हमारा जो NPCI है उसका यहाँ पे क्या रोल है, उन सब की यहाँ पे बात कही गई है। तो ये हमने देखा है, इसको काफ़ी बार डिस्कस किया है कि हमारे जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा हुआ है रेमिटेंस को सेंड करना रियल टाइम ट्रांजैक्शन के अंदर। और हमें दूसरे जो कंट्रीज हैं जैसे हमारे यूनाइटेड अरब अमीरात के अंदर सबसे ज़्यादा हमारा जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं वो यहाँ पे विजिट करते हैं काम की वजह से। तो वहाँ पे भी इंडिया को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना चाहिए कि जिससे रियल टाइम ट्रांजैक्शन है वो कर सकें। हमारे जो मेजर जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं वो अपना जो पैसा है उसको डायरेक्टली सेंड कर सकें अपने फ़ोन के थ्रू ही। तो स्टूडेंट्स ये बेसिकली UPI एंड पे नाउ के इंटरलिंक की बात की गई है यहाँ पे। नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें, नेक्स्ट टॉपिक IMF के द्वारा यहाँ पे बताया गया है डेप्थ स्ट्रक्चर के बारे में। यहाँ पे कुछ कंसर्न्स भी रेज किए गए हैं IMF के द्वारा कि कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ पे डेप्थ का जो आर्किटेक्चर है या जो स्ट्रक्चर है वो कंटिन्यू इंक्रीज हुआ है। कंट्री के ऊपर जो कर्जा है वो इंक्रीज हुआ है। यहाँ पे एग्जाम्पल दिए गए हैं कि पाकिस्तान
श्रीलंका और बांग्लादेश के अंदर जिस तरीके का यहाँ पे जो सिचुएशन है वो क्रिएट हुई है, दिवालापन जो यहाँ पे स्टार्ट हुआ है उसको एड्रेस करने की ज़रूरत है, उसको प्रॉपर वे में रेगुलेट करने की ज़रूरत है। हमारी जो पीएम है उन्होंने आईएमएफ की यहाँ पे बेसिकली क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने की बात की गई है। यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने का समय है वो आ चुका है। आईएमएफ एंड जो दूसरे इंस्टीट्यूशंस हैं उनका वर्क है कि क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट किया जाए। आईएमएफ के बारे में स्टूडेंट्स अगर हम बात करें, आईएमएफ के बारे में आपको उनकी जो रिपोर्ट्स हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस है, ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस है जिसके थ्रू जो आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, जो ब्रेटन वुड के जो ट्विन्स हैं उनके रूप में इसको जाना जाता है। 1945 के समय इनको क्रिएट किया गया। उस समय में इकोनॉमी को यहाँ पे बेसिकली रेगुलेट करने के लिए, वर्ल्ड की इकोनॉमी को रेगुलेट करने के लिए इनको बनाया गया। वर्ल्ड बैंक के जो पांचों जो डिपार्टमेंट है, जो इंस्टीट्यूशन है, उनके बारे में हमने डिस्कस किया है प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर में। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, नेक्स्ट टॉपिक है कि इंडिया की जो रैंक है 42 रैंक इंडिया ने अचीव की है आउट ऑफ 55 इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स के अंदर। इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स है उसके अंदर इंडिया की जो 42 रैंक आई है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि आईपी इंडेक्स निकालता कौन है। इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स निकाला जाता है यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा। तो कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, यूएस का जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है उसी के द्वारा इसको निकाला जाता है। इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स इंडिया ने 42 रैंक है जो अचीव की है। यही इसके रिगार्डिंग में न्यूज़ है। आईपी के रिगार्डिंग में अगर आपको देखना है तो आप ज़रूर देखिए कि इनोवेशन इंडेक्स के अंदर इंडिया की क्या रैंक है, वीपो के द्वारा क्या एक्टिविटी कैरी आउट की जाती हैं, उन सब के बारे में रीड करना अगर आपको इंटरेस्ट है इस टॉपिक के अंदर में। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें भारत ऑक्शंस की, यहाँ पे बात की गई है कि नॉर्दर्न इंडिया के अंदर जो भारत के ऑक्शंस हैं वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। जो चाय का जो रीजन है, जो चाय के जो बागान हैं उनके अंदर में। अब ये चाय के बागान कहाँ हैं? जो सिलीगुड़ी का जो रीजन है, जो दार्जिलिंग का जो रीजन है, उसके अंदर हमारे यहाँ पे नॉर्दर्न इंडिया में जो चाय के जो बागान हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे चाय के बारे में। चाय के बारे में जब भी बात हो सबसे पहले आपको दो तीन बातें याद आनी चाहिए स्टूडेंट्स। 1813 के अंदर, 1813 के अंदर चार्टर एक्ट है वो साइन किया गया। चार्टर एक्ट आया 1813 का, 1813 का चार्टर एक्ट आया। चार्टर एक्ट के अंदर जो ईस्ट इंडिया कंपनी हुआ करती थी उसकी मोनोपोली को अबोलिश कर दिया ब्रिटिश पार्लियामेंट ने। बट कुछ दो सेक्टर्स को छोड़ के कंप्लीटली जो मोनोपोली है वो अबोलिश कर दी गई। दो सेक्टर कौन से थे? एक तो यहाँ पे चाय था, टी था, और ये दूसरा सेक्टर था चाइना। कि चाइना के साथ में जो ट्रेड है और चाय का जो ट्रेड है वो अभी यहाँ पे कंपनी के द्वारा किया जाएगा। और इंडिया के जो बाकी जो सेक्टर्स हैं, बाकी जो एरियाज़ हैं, उनके अंदर कोई भी वहाँ पे जो ब्रिटेन का जो पर्सन है, ब्रिटेन का जो ट्रेडर है वो आके यहाँ पे ट्रेड की एक्टिविटी कर सकता है। तो आप देखिए कि चाय और चाइना को छोड़ के जो यहाँ पे मोनोपोली है कंपनी की अबोलिश की गई थी, उसके काफ़ी कुछ रीजन है, वो हमने 1813 के एक्ट के अंदर उसको रीड किया है। तो जब भी चाय और चाइना की बात आई तो आपको 1813 का जो एक्ट है वो याद होना चाहिए। इसी तरीके से इंटरलिंक करके आपको रीड करना होता है। फिर 1833 का एक्ट आया इसके 20 साल बाद में, और इस 20 साल के एक्ट के अंदर कंप्लीटली जो मोनोपोली है, कंप्लीट मोनोपोली को अबोलिश किया था, कंपनी को एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी के रूप में इस्टेब्लिश किया था वहाँ पे। तो स्टूडेंट्स जो चाय और चाइना, यहाँ पे इंडिया के अंदर जो चाय है, जो बेसिकली चाय इंट्रोड्यूस की गई है वो ब्रिटिश अथॉरिटीज़ के द्वारा ही। और चाय आपको बेसिकली ऐसे स्लोप वाले रीजन्स के अंदर देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पे जो चाय का जो प्लांट है वो लगाया जाता है। चाय के प्लांट की जो डिमांड ये है कि बारिश उसको खूब चाहिए, बारिश काफ़ी होनी चाहिए, बारिश का जो डिमांड है वो काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। बट जो पानी है वो नहीं रुकना चाहिए, पानी यहाँ पे फ्लो करना चाहिए। तो फ्रोस्ट फ्री समय चाहिए, बारिश इसको काफ़ी चाहिए, बट पानी जो स्टैगनेंट नहीं होना चाहिए इसकी रूट के अंदर में। अगर चाय के प्लांट की रूट के अंदर पानी स्टैगनेंट हुआ तो वो वहाँ पे जो चाय का जो प्रोडक्शन है उसके ऊपर इफेक्ट गिरता है। स्टूडेंट्स ये हमको बेसिकली चाय के बारे में कुछ पता होना चाहिए, टी के बारे में। इंडिया के अंदर अगर हम बात करें, चाय के जो बागान हैं वो आपको सदर्न इंडिया के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। केरल का रीजन है, कर्नाटक का जो रीजन है, वहाँ पे काफ़ी अच्छे ऐसे रीजन है जहाँ पे चाय का प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा होता है। इसके अलावा जो दार्जिलिंग है, सिलीगुड़ी है, इस एरिया के अंदर भी जो चाय का जो प्रोडक्शन है वो आपको देखने के लिए मिलता है। तो स्टूडेंट्स ये बेसिकली चाय के बारे में हमने डिस्कस किया। आपको ये भी पता होना चाहिए कि इंडिया में जो फर्स्ट जो जीआई टैग था वो चाय को ही दिया गया था। कहाँ की वो चाय हुआ करती, जिसको जो जीआई टैग है वो दिया गया था, वो भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक है मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट के बारे में। मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट की बात ये है, टॉपिक ये है कि रिसेंटली स्टूडेंट्स ये समझ में आया कि जो केरल का जो रीजन है, केरल जो स्टेट है, उसके अंदर काफ़ी सारे मैन और एनिमल के जो कन्फ्लिक्ट हैं वो इंक्रीज हुए।
तो केरल की गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे एक एस्टिमेट किया गया कि क्यों ना इनका पता लगाया जाए कि कितने हमारे यहाँ पे एनिमल्स हैं, क्या उनके लिए जो प्रोटेक्टेड जो प्रॉपर जो एरिया है वो कम तो नहीं है, कहीं एनिमल्स की जो संख्या है वो कहीं इंक्रीज हो गई हो। तो उनके द्वारा यहाँ पे जो एलिफेंट है और जो टाइगर हैं उनका एक एस्टिमेशन किया जाएगा, उनकी जो पॉपुलेशन है उसको काउंट किया जाएगा, उसके बारे में ये न्यूज़ है। तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें हमारे यहाँ पे जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, वैसे तो थ्रू आउट द कंट्री ऑल इंडिया एस्टिमेशन है वो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा ही कैरी आउट किया जाता है। रिसेंटली हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, उसके द्वारा डिसीजन लिया गया था कि मैं ये जो टाइगर हैं और जो एलिफेंट हैं वो एक ही रीजन के अंदर पाए जाते हैं वाइल्ड लाइफ के अंदर, तो क्यों ना इनका जो एस्टिमेशन है वो एक साथ ही कर दिया जाए। पहले सेपरेट किए जाते थे, अब आने वाले समय में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट का ये डिसीजन है कि जो एस्टिमेशन है एलिफेंट एंड टाइगर का एक साथ ही किया जाएगा, क्योंकि एक ही एरिया के अंदर ये गिरते हैं। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट, जो टाइगर का जो एस्टिमेशन किया जाता है, कौन सा स्टेट है जिसके अंदर ज़्यादा टाइगर मिलते हैं, क्योंकि आप देखें कि पहले तो मध्य प्रदेश के अंदर पाए जाते थे, अभी रिसेंटली कौन से के अंदर पाए जाते हैं ये आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना, इसको रीड करना। एलिफेंट्स का भी सेम ऐसा ही है, आपको जो एलिफेंट रिजर्व्स हैं, जो टाइगर रिजर्व्स हैं, उनके बारे में भी पता होना चाहिए स्टेट वाइज। अगर हम केरल की बात करें तो केरल के अंदर 2 टाइगर रिजर्व हैं, इको सेंसिटिव जोन की वजह से भी ये न्यूज़ के अंदर में थे, कल ही हमने डिस्कस किया है, कल के न्यूज़पेपर के अंदर भी इनको। पेरियार टाइगर रिजर्व है, और अगर हम बात करें पारम बिकुलम जो टाइगर रिजर्व है वो आपको देखने के लिए मिलते हैं इसके अंदर में। एनटीसीए के द्वारा जो टाइगर रिजर्व्स हैं उनको यहाँ पे डेजिग्नेट किया जाता है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा जो टाइगर रिजर्व्स हैं उनको यहाँ पे डेजिग्नेट किया जाता है। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी काफ़ी एक इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो इसको कौन से एक्ट के थ्रू क्रिएट किया गया है, इसको डिस्कस किया है, आप बताना इसके बारे में। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, जो टाइगर्स का जो एस्टिमेशन किया जाता है, जो काउंट किया जाता है, तो उसके अंदर काफ़ी सारी जो टेक्निक्स हैं वो आपको देखने के लिए मिलती हैं। अभी टेक्निक्स कौन कौन सी हैं, जैसे कैमरा ट्रैप टेक्निक है, एम स्ट्रिप नाम की जो टेक्निक है, इसके रिगार्डिंग में तो यूपीएससी ने 2017 में क्वेश्चन पूछ लिया था, और उस समय ये जो कोई भी मैगजीन होती हैं या कोई भी किताब होती हैं उनके अंदर नहीं मेंशन था, बस एम स्ट्रिप का आपको न्यूज़पेपर के अंदर देखने के लिए मिलता है। और उसके बाद में आप देखना कि जो सभी जो बुक्स हैं उनके अंदर इसको मेंशन किया जाएगा कि एम स्ट्रिप ये है जब भी टाइगर की बात आएगी। तो इस तरीके से आपको जो पढ़ाई भी है वो आपको इस तरीके से अपडेट वे में करनी है कि यूपीएससी से जब पूछा जाएगा तो न्यूज़पेपर के अंदर या कहीं ना कहीं उसको मेंशन है, तो इस केयरफुली वे में करना है कि बाद में उसको जो पॉइंट आउट किया जाए। तो बाद में तो बेसिकली वो पोस्टमार्टम की सिचुएशन हुई, यूपीएससी के द्वारा हमेशा उन्हीं करंट अफेयर्स में पूछा जाएगा, बट वो आपको फोकस में नहीं होगा। आप देखिए कि आप 100 पेज की कोई बुक रीड करते हो, उसी के अंदर कहीं ना कहीं वो लाइन मेंशन होगी, बट जब उससे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, जब आपको पता लगेगा अरे इस लाइन से क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ से ये टॉपिक ले लिया गया कि ये टाइगर के द्वारा ये किया जाता था। तो एम स्ट्रिप की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, एम स्ट्रिप हमको देखने के लिए मिलती है, डबल सैम्पलिंग मेथड है, कैमरा है, पग मार्क का जो टेक्निक है, ये कुछ टेक्निक्स हैं जो यूज की जाती हैं मैन और एनिमल का जो कन्फ्लिक्ट है उसके बारे में। स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, नेक्स्ट टॉपिक मैगजीन से है, न्यूज़पेपर से नहीं है। संडे की जो मैगजीन है उसके अंदर में यहाँ पे बताया गया है, ये पटनायक साहब हैं जिनके द्वारा लिखा गया है इस टॉपिक को, और क्यों ना इसके थ्रू हम हमारी जो मेडिवल हिस्ट्री है उसको एक बार रिवाइज कर सकें, क्योंकि इसके अंदर बताया गया है कि जो सुल्तान्स हैं और जो सेंट्स हैं वो कहाँ पे रेस्ट करते हैं। रेस्ट मीन्स बेसिकली कि डेथ के बाद में वहाँ कहाँ पे उनको जो रेस्ट इन द पीस है, जो कहाँ पे उनको दफनाया जाता है, तो उसके बारे में बात की गई है कि उसको जो मुग़ल समय में अगर हम बात करें या दिल्ली सल्तनत के समय में बात करें कि जैसे उनको दफनाया जाता है तो उसके बाद में उसके ऊपर एक मोन्यूमेंट है वो क्रिएट किया जाता है। तो सबसे पहले तो इस एडिटोरियल के अंदर जो राइटर ने बताया है कि जो अरब के जो मुस्लिम्स हैं, जो तुर्किश जो मुस्लिम्स हैं, उनके बीच में डिफरेंट वे के जो टेक्निक हैं उसके बारे में बात की है कि कहाँ पे किस तरीके से जो टॉम्स हैं वो आपको देखने के लिए मिलते हैं।
फिर इनके द्वारा जो मुगल डायनेस्टी जो रूल किया करती थी, मुगल एम्परर्स जो हुआ करते थे, उनके जो टॉम हैं वो कहाँ कहाँ पे बनाए गए हैं, तो उसके बारे में हम देखते हैं। तो एक बार हम लिटिल बिट ओवरव्यू करने की कोशिश करते हैं 2-4 मिनट के लिए इसको। तो आप देखिए कि स्टूडेंट्स, मुगल इंडिया के अंदर कब आए? 1526 के समय में एक बैटल होती है। बैटल का नाम है बैटल ऑफ पानीपत। 3 लड़ाई लड़ी गई थी पानीपत के अंदर में। 2 बैटल्स ऐसी हैं जो बेसिकली मुगल्स के द्वारा डायरेक्टली लड़ी गई हैं, और तीसरी बैटल ऐसी है जिसके अंदर मराठाज का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा हमको देखने के लिए मिलता है, जो मोहम्मद शाह अब्दाली के साथ में वो लड़ते हैं 1761 के समय में, जबकि जो मुगल एम्पायर है वो कम्प्लीटली अपने डिक्लाइन फेज के अंदर हुआ करता था। तो पहली जो लड़ाई है 1526 में, यहाँ पे जो दिल्ली के अंदर जो डायनेस्टी रूल किया करती थी, वो डायनेस्टी होती थी लोधी डायनेस्टी। अब ये लोधी डायनेस्टी किससे बिलोंग करती है? ये बिलोंग करती है दिल्ली सल्तनत से। दिल्ली सल्तनत का समय क्या है? 1206 से लेकर 1526 तक यहाँ पे 5 डायनेस्टीज ने रूल किया है। 5 ऐसे साम्राज्य आए हैं। उन 5 साम्राज्य के अंदर आपको ये पांचों साम्राज्य दिल्ली सल्तनत के हैं। जैसे ही मोहम्मद गोरी की डेथ हुई, उनके जो स्लेव हैं वो पावर के लिए यहाँ पे एग्जिस्टेंस में आए, तो पहली डायनेस्टी को बोला जाता है स्लेव डायनेस्टी। फिर आए खिलजी डायनेस्टी, जिसमें आपको अलाउद्दीन खिलजी का नाम आपने सुना होगा, मूवीज़ में देखा होगा। फिर उसके बाद में तुगलक हैं, वो पावर के अंदर आए। मोहम्मद बिन तुगलक उसी डायनेस्टी से थे। फिरोज शाह तुगलक उसी डायनेस्टी से थे, जिन्होंने काफ़ी सारी जो सिटी हैं वो इस्टेब्लिश किए हैं। फतेहाबाद है, फिरोजाबाद है, जौनपुर है, इसके अलावा हिसार है। ये जो सिटीज़ हैं वो उनके द्वारा डेवलप किए गए हैं। फिर तैमूर का अटैक होता है फिरोज शाह तुगलक की डेथ के बाद में, तो उनके कुछ भाई भतीजे यहाँ इंडिया के अंदर रहते हैं। तो 1414 के समय वो पावर के अंदर आए, उनको सैयद कहा जाता था। और लास्ट में अखबान मुस्लिम्स हैं, वो पावर के अंदर आते हैं, उनको यहाँ पे लोधी कहा जाता था। तो लोधी डायनेस्टी के साथ को डिफीट करते हुए बाबर पावर के अंदर आते हैं। बाबर यहाँ पे जीतते हैं और अपना जो साम्राज्य है उसको इस्टेब्लिश करते हैं। तो मुगल एम्पायर की इस्टेब्लिशमेंट होती है। तो बाबर की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, बाबर का जो टॉम है, बाबर की जो डेथ के बाद में जो बाबर का टॉम जो बनाया गया है, बाबर बेसिकली इंडिया के अंदर तो आए, बट इंडिया को वो बेसिकली अपना जो उनका जो नेटिव प्लेस है उसको वो कभी भुला नहीं पाए, जो फरगना जो उनकी जगह हुआ करती थी सेंट्रल एशिया के अंदर। तो बाबर का जो टॉम है वो आपको काबुल के अंदर देखने के लिए मिलता है। जो काबुल है वहाँ पे बाबर का टॉम आपको देखने के लिए मिलता है। इनके बेटे जो हैं हुमायूं, इनके बेटे आते हैं हुमायूं। हुमायूं का जो टॉम है, हुमायूं का कंप्लीट टाइम है, जो समय है, वो कम्प्लीटली स्ट्रगल के अंदर ही रहा। इन्हीं के समय में इनको दिल्ली छोड़ के भी जाना पड़ा। दिल्ली के अंदर जो पावर है वो शेरशाह सूरी के पास आ चुकी थी। शेरशाह सूरी अपने एक राजा हैं, हरियाणा के अंदर एक जगह है रेवाड़ी। रेवाड़ी के जो राजा हैं, रेवाड़ी बेसिकली वो बेल्ट है स्टूडेंट्स, रेवाड़ी ये जो रीजन है, इसके अंदर जो सदर्न हरियाणा के अंदर आपको सोल्जर्स काफ़ी देखने के लिए मिलेंगे। इवन प्रेजेंट समय में जो इंडियन आर्मी है उसके अंदर भी आपको जो सोल्जर्स की जो संख्या है वो देखने के लिए मिलेगी। तो जो हुमायूं के समय में शेरशाह सूरी के अपने एक राजा हुआ करते थे, विक्रमादित्य यहाँ पे, तो उनको यहाँ पे हेमू विक्रमादित्य हैं, उनको सत्ता के अंदर बिठाया था। तो हुमायूं का जो टॉम है वो आपको दिल्ली के अंदर ही देखने के लिए मिलता है। काफ़ी अच्छा है, काफ़ी आप विजिट कीजिए वहाँ पे, आपको 4 बाग स्टाइल देखने के लिए मिलेगी। बीच में जो टॉम है वो बनाया गया है 4 बाग, चारों तरफ जो 4 बाग हैं सिमेट्रिकल वे में उनको डेवलप किया गया है। हुमायूं का टॉम दिल्ली के अंदर है, बागा बेगम के द्वारा बनाया गया है। थर्ड अगर हम बात करें, अकबर पावर के अंदर आए, अकबर के द्वारा काफ़ी सारे मोन्यूमेंट्स बनाए गए। अकबर का जो टॉम है वो आपको सिकंदरा, नियर द आगरा एक जगह है सिकंदरा, वहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। अकबर का जो टॉम है वो सिकंदरा में आपको देखने के लिए मिलेगा। सिकंदरा में इनका जो टॉम है। अगर हम फोर्थ बात करें तो जहांगीर पावर के अंदर आए। जहांगीर वो पर्सन है जिनके द्वारा कंप्लीटली जहांगीर के समय में आपको देखने के लिए मिलेगा, ये पेंटिंग वेंटिंग किया करते थे, चित्र वित्र बनाया करते थे। इनकी जो वाइफ है उनके द्वारा रूल किया जाता था, जो मेजर डिसीजंस है वो उनके द्वारा ही लिए गए हैं। जहांगीर पेंटिंग करते थे। तो जहांगीर का जो टॉम है वो लाहौर के अंदर है। जहांगीर का जो टॉम है वो लाहौर के अंदर है। इनकी वाइफ के द्वारा जो टॉम ऑफ इतमाद उद्दौला नाम का एक टॉम है वो भी बनाया गया है इंडिया के अंदर, सदर्न इंडिया में। तो वो आपको देखने के लिए मिलेगा। उनकी वाइफ के द्वारा उनके जो पिता हैं उनकी याद में बनाया गया। इसके बाद में जहांगीर के बाद में शाहजहाँ आते हैं। शाहजहाँ आएंगे तो शाहजहाँ के समय आपको देखने के लिए मिलेगा कि शाहजहाँ का आगरा काफ़ी फेमस है। आगरा के अंदर ताजमहल इन्होंने मुमताज़ महल की याद में बनाया।
और वहीं शाहजहाँ ने अपने आप का जो शाहजहाँ को जो दफनाया गया है वो भी बेसिकली मुमताज़ महल के साथ ही आगरा के अंदर जो ताजमहल है वहीं पे इनको दफनाया गया है। तो लास्ट जो बिग जो बड़े जो किंग हैं, जो ग्रेट किंग्स हैं, उनके अंदर जो लास्ट जो किंग होते हैं वो हैं औरंगजेब। औरंगजेब को बेसिकली स्टूडेंट्स जिंदा पीर के रूप में भी जाना जाता है, जिंदा पीर के रूप में जाना जाता है। औरंगाबाद नाम की जो जगह है महाराष्ट्र के अंदर, वहाँ पे इनका टॉम सिचुएटेड है। शेख जैनुद्दीन नाम के एक सूफी सेंट हुआ करते थे, उन्हीं का जो दरगाह है उसके पास ही में ही इनका जो टॉम है वो बनाया गया है, शेख जैनुद्दीन। और आप इसी से आप उनको मेमोराइज कीजिए कि इनको जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता था, औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता था। तो ये मुगल डायनेस्टी के ग्रेट किंग्स हैं। जैसे ही 1707 के अंदर औरंगजेब की डेथ होती है, मुगल डायनेस्टी अपने डिक्लाइन के फेज में आती है। फिर तो इस तरीके के राजा आएंगे, आप देखिए कि एक दूसरे के साथ ही जो मार पिटाई, इस तरीके का जो सिस्टम है वो चलेगा उनका। ऐसे राजा हुआ करते थे जो शाह आलम बोला करते थे अपने आप को। पालम एरिया तक उनकी चला नहीं करती थी दिल्ली के अंदर। दिल्ली के अंदर जो एयरपोर्ट है वो पालम के अंदर सिचुएटेड है। तो शाह आलम है, रेड फोर्ट के बाहर उनका कोई बात नहीं मानता था। इस तरीके के राजा हुआ करते थे। तो ये हमने बेसिकली टॉम्स के बारे में देखा, टॉम आर्किटेक्चर के बारे में देखा। तो ये आज का हमारा द हिंदू का डिस्कशन था स्टूडेंट्स। काफ़ी कुछ ज़्यादा ही लेंदी डिस्कस किया है। कल से मेरे द्वारा जो इंडियन एक्सप्रेस है वो न्यूज़पेपर स्टार्ट किया जाएगा। तो आप में से कोई इंडियन एक्सप्रेस अगर डिस्कस करने में या उसको अगर डिस्कशन में इंटरेस्ट है तो आप ज्वाइन कीजिए मुझे। इंडियन एक्सप्रेस का डिस्कशन है वो मेरे द्वारा किया जाएगा। मैम के द्वारा द हिंदू है वो कंटिन्यू रखा जाएगा, मैम के द्वारा द हिंदू कंटिन्यू रखा जाएगा। तो इंडियन एक्सप्रेस के जो एडिटोरियल हैं, जो पॉलिटिकल न्यूज़ें हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन की न्यूज़ें हैं, इकोनॉमी का सेक्टर है और वर्ल्ड की जो न्यूज़ हैं वो सभी हम डिस्कस करेंगे। जो जो इम्पोर्टेंट हैं डेली करंट अफेयर्स आपको रेगुलरली अपडेट किए जाएंगे। जो भी प्रीलिम्स के रिगार्डिंग में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स करते रहिए हार्ड वर्क अच्छे से। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।